ब्रेकिंग ऑफ, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्ड ऑन, ठीक है। तो अगर तुमसे डिहाइड्रोजनेशन बोला जाए तो इसका मतलब क्या होता है, हम लोग सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड की बात करते हैं, और जब भी आप कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ोगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ओनली, ओनली एल्कीन इज फॉर्म, कब, जब आपसे कहा जाए डिहाइड्रोजनेशन करो, ठीक है। और अगर हम बात करें क्रैकिंग की, क्रैकिंग में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने को हम लोग बोलते हैं क्रैकिंग, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि इट इन्वॉल्व्स इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। इससे क्या बनेगा, अगर आपसे पूछते हैं यहाँ पे क्या किसका फॉर्मेशन होता है, तो लिखो कि लोअर एल्केन एंड लोअर एल्कीन का फॉर्मेशन इज, ठीक है। तो तुमसे पूछा जाएगा बेटा डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है, क्रैकिंग क्या होता है। ध्यान रखना डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का अगर बॉन्ड आप ब्रेक करोगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, डिहाइड्रोजनेशन बोलेंगे। और क्रैकिंग का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो बोलते हैं क्रैकिंग। अगर डिहाइड्रोजनेशन कराओगे तो सिर्फ एल्कीन बनेगी, और अगर हम लोगों ने क्रैकिंग करा दी तो क्या होगा, तो हम लोगों को लोअर एल्केन और लोअर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम क्या करते हैं, हम तुम्हारे सामने एक मॉलिक्यूल लिखते हैं, हमने लिखा बेटा जैसे CH3, देन उसके बाद CH2, और फिर पास क्या करा हमने CH3, और हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि इसकी तुम हीटिंग करा दो, ठीक। तो तुमसे दो बार हम दो रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। एक तुम क्या बोल रहे हैं, इसका डिहाइड्रोजनेशन करो, डिहाइड्रोजनेशन कर दो, ठीक है। जहां पे क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। दूसरा तुमसे क्या कह रहे हैं कि इसकी क्या करो, क्रैकिंग कर दो, क्रैकिंग कर दो मतलब तुम क्या करोगे पता ही है तुम्हें, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी तोड़ोगे, और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी तोड़ेंगे, और कार्बन के बॉन्ड को भी ब्रेक कर देंगे। तो भैया बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी से चैट में आंसर दो बेटा, बहुत तेजी में आंसर दो सब लोग। अगर तुमने इसका डिहाइड्रोजनेशन कराया तो क्या बनेगा, और अगर तुमने क्या कराया, क्रैकिंग कराया तो क्या बनेगा। पीछे लिखा हुआ है, पढ़ लो एक बार, बताओ भाई आंसर दो। आज आशीष सर की फोटो लगी हुई है क्योंकि उन्होंने मेरे लैपटॉप से लॉग इन किया था, लॉग आउट करना भूल गए, और क्योंकि हम बहुत ऑलरेडी लेट हो चुके थे तो हमने सोचा जो लॉग आउट है लॉग इन है उसी से कर लेते। बताओ भाई, चैट बॉक्स में आंसर दे दो फटाफट, जल्दी से बताओ। बताओ भाई, आंसर नहीं आया अभी तक किसी का। अगर हम प्रोपेन मॉलिक्यूल, एक बच्चे का आंसर आ चुका है, अगर हम प्रोपेन मॉलिक्यूल का डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तब बताओ क्या बनेगा, और क्रैकिंग करेंगे तो क्या बनेगा, C3H8 हर्ट्ज। बेटा एक बार बताओ, C3H8 कैसे बन सकता है, C3H8 तो ये भी है, कार्बन कितने हैं, 3, हाइड्रोजन के देख लो कितने हैं, 3 3 6 2 8, C3H8 की हाइड्रोजन डिहाइड्रोजन से कराओगे तब भी C3H8 ही बनेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। और बताओ भैया, चलो एक बच्चे का आंसर आ गया, C3H6 बनेगा, एरी। अच्छा, और बताओ, और क्रैकिंग करेंगे तो क्या बनेगा। तुम लोग इसका मतलब ध्यान से पढ़ नहीं रहे थे, पीछे देखो एक बार क्या लिखा हुआ है। कह रहा है पायरोलिसिस का मतलब, पहली बात तो होता है क्या, पे लिख दो। पायरोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ठीक है। अब कौन हाइड्रोकार्बन पढ़ रहा हो ना, तो बॉन्ड किसका टूटेगा, कार्बन कार्बन का टूटेगा, फिर कार्बन हाइड्रोजन का टूटेगा। तो डिहाइड्रोजनेशन का मतलब अगर तुम कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या बनेगा, सिर्फ एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। क्रैकिंग का मतलब कार्बन हाइड्रोजन भी टूटेगा, कार्बन कार्बन भी टूटेगा, लोअर एल्कीन और लोअर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। बता दो भैया, दो बच्चों का आंसर आया अभी तक, और लोग आंसर दें। अर्पणा बताओ बेटा, अक्षिका आवाज आ रही है। मन नहीं पता ना, काव्य मानसी सब शांति से बैठो, चलो देखो सीधा से लिखा हुआ, देखो अगर इसे हम थोड़ा सा सही करके लिखते हैं, इसे यहाँ पे तो अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं CH3 CH, इसका एक एच हम यहाँ पे टांग दे रहे हैं, और यहाँ पे CH2 इसका एक एच हम यहाँ पे टांग दे रहे हैं। तो डिहाइड्रोजनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ, क्या करो, हाइड्रोजन को हटा दो बस यहाँ से,
तो तुम हाइड्रोजन हटाओगे तो एक बॉन्ड इसका बचा, एक सॉरी एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसका मतलब एल्कीन का ही तो फॉर्मेशन होगा। तो क्या बनेगा, तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आपका H2 अलग निकल गया। तो एरी का आंसर बिल्कुल सही था। क्या बना, C3H6 बना, C3H6 यानी कि प्रोपीन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, ऐसे आप लिख सकते हो। अच्छा, अब अगर तुमने इसकी क्रैकिंग करा दी, क्रैकिंग कराओगे तो क्या होगा, तो ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये दे देगा क्या इसकी डिहाइड्रोजनेशन कराओ, क्या इसका क्रैकिंग कराओ। तो अगर तुमने क्रैकिंग कराया तब क्या होगा, तो भैया देखो, एक तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का, और एक कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, एक तो तुम्हारे पास बेटा एथीन का मॉलिक्यूल बनेगा और दूसरा तुम्हारे पास मीथेन का मॉलिक्यूल बनेगा। मतलब कार्बन कार्बन भी अलग हो जाएगा और कार्बन हाइड्रोजन भी अलग हो जाएंगे। तो तुम्हें एक क्या मिल गया, एक तो तुम्हें एथीन मिल गया, ठीक है, और एक तुम्हें बेटा मीथेन मिल गया। ठीक, इसे बोलते हैं हम लोग क्रैकिंग। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भाई। सर अगर ब्यूटेन होता तब क्या होता? क्या कह रहा हूँ, अगर ब्यूटेन होता तब? अगर ब्यूटेन हो तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इधर, अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चा कह रहा है अगर ब्यूटेन हो तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 और CH2 और यहाँ पे पहली बात तो तुम एक चीज समझा दें, ब्यूटेन में तुम क्रैकिंग नहीं कर पाओगे पहली चीज, और दूसरी बात अगर हमने इसका डिहाइड्रोजनेशन कराया तो एल्कीन बनेगा। अब एल्कीन अगर बनेगा तो कौन सा एल्कीन बनेगा, दो टाइप के एल्कीन बन सकती है बेटा। एक तो तुम्हारी एल्कीन ये वाली बन सकती है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3, और एक एल्कीन ये वाली बन सकती है, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, लार्ज एल्कीन को आप तोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, तुम अगर सोचो कि तुम्हारे पास कोई लार्ज एल्कीन है तो उसमें तुम तोड़ दो, उसका तुम एरोमेटाइजेशन तो करा सकते हो, लेकिन तुम उसे तोड़ नहीं सकते हो इतनी आसानी से। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है कि ब्यूटेन है, उसकी तुम क्या करा दो, डिहाइड्रोजनेशन करा दो, तुम्हें एल्कीन मिलेगा। कौन सी एल्कीन मिलेगी, पहली वाली या दूसरी वाली, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये ब्यूट टू इन है, ये ब्यूट वन इन है, बताओ कौन सा मिलेगा बेटा। सेकंड। सेकंड बार। ब्यूट टू इन मिलेगा, ब्यूट वन इन, फर्स्ट या सेकेंड, कौन सा आंसर होगा, टू। टू वाला, क्यों। मोर अल्फा हाइड्रोजन। बिल्कुल सही। इन दो डबली बॉन्डेड कार्बन को अगर आप ऐसे कर लो तो इसके पास क्या है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तीन, और ये अल्फा कार्बन ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर इसे तुम डबली बॉन्डेड को करोगे तो यहाँ पे अल्फा कार्बन कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, एक अल्फा कार्बन। तो ये है बस। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कब तुम्हें किस मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराने से। नोट ही कर लो सीधे सीधे, नोट क्या कर लो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है, तो ध्यान रखना ये वाले का फॉर्मेशन होगा ना कि पहले वाले का। ठीक, इतना करो जल्दी से। अब अगर इतना हो गया है तो तुम्हें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। चलो, तुम लोग तो बोलोगे नहीं, हम ही बढ़ जाते हैं। देखो, अब तुम एक हेडिंग डालो, कन्फॉर्मर्स ऑफ एथेन। कन्फॉर्मर्स, कन्फॉर्मर्स ऑफ एथेन लिखो हेडिंग। कन्फॉर्मेशन ऑफ एथेन। कन्फॉर्मेशन ऑफ एथेन। अब मुझे बताओ, कन्फॉर्मेशन ऑफ एथेन की अगर बात करें तो पहले तो एक चीज समझो, इसमें करा क्या गया। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा कि कार्बन और कार्बन के बीच में एथेन के मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अब अगर रोटेट कर सकते हैं तो बॉन्ड को रोटेट करने से क्या मॉलिक्यूल में कोई फर्क पड़ेगा। देखो, कई तरीके से रोटेशन हुआ, हम तुम्हें एक समझाते हैं ना, बाकी में न्यूमान भी है, साहॉर्स भी है, फिशर भी है, बाकी देख लेंगे, लेकिन समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। ठीक है, इसके 3 हाइड्रोजन को हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, इसके 3 हाइड्रोजन को हमने ऐसे लिख लिया। ऐसे हम क्या कर रहे हैं, इसके भी 3 हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, दूसरा, और यहाँ पे मान लो इसका तीसरा हाइड्रोजन। ठीक है, चलो। अब बात यह है कि इनके इनकी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसे आप क्या करोगे, रोटेट करोगे। तो सिंगल बॉन्ड को मान लो हमने क्या करा, आगे वाले को ऐसे पकड़ के रखा, आगे वाले कार्बन को ऐसे, देखो इस पेन को देखो, नहीं तो इस कार्बन को हमने आगे वाले को पकड़ के रखा, पीछे वाले को ऐसे करके रोटेट किया, तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि जब आप इसे रोटेट करोगे, मान लो कितना घुमा दिया हमने, कुछ मान लो 120 घुमा दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो क्या होगा, कार्बन ऐसे रहेगा, ये एच ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, बट पीछे वाला कार्बन जो है वो रोटेट हो चुका होगा, मतलब वहां पे ऐसा कुछ बन के आ गया होगा। तो यार अभी भी ये क्या है, इथेन ही है, और यहाँ पे भी क्या ये इथेन ही है। क्या मॉलिक्यूल में बेटा कोई फर्क पड़ेगा, बताओ, इस बात से क्या मॉलिक्यूल के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, बताओ।
नो सर। नहीं पड़ेगा? देखो यार, अगर ना पढ़ रहा होता तो इतनी फिर पढ़ाई क्यों करते हैं? नहीं पढ़, अगर कोई, देखो सुनो फिर से, हम एक ही एग्जांपल बार बार देते हैं, क्या कर सकते हैं? तुम लोग मानते ही नहीं हो, बार बार हमसे एक ही एग्जांपल दिलवाते हो। देखो हर क्लास में हमने एग्जांपल दिया हो, एक बार फिर से तुम देख लो, तुम्हें शायद पढ़ा भी चुके हैं, फिर से देखो। भैया ऐसी बात है कि अगर तुम पीटी NH3 का होल ट्वाइस और Cl2, ठीक है, इसे तुम उठाओ, ठीक, और इसके तुम दो कन्फॉर्मर बना दो। तुमने क्या करा, एक बार पीटी लिखा, NH3 एक बार इधर लिखा, एक बार NH3 इधर लिखा, एक बार Cl इधर लिखा, एक बार Cl इधर लिखा। क्या है बेटा इसका नाम, बता दो जल्दी जल्दी बोल दो, इसका क्या नाम है? सिस्प्लेटिन। बिल्कुल सही। और अगर हम इसे क्या इधर लिख दें, इसे इधर लिख दें, ट्रांसपेक्ट पढ़ा है तुम लोगों ने कोऑर्डिनेशन में? नहीं यस पढ़ा सर। होगा तुमने। हाँ, तुम तुमसे क्या कह रहे थे? अब एक बार बताओ, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका भी है, इसका भी है? करा क्या है? अब देखो इनमें करा क्या, हमने बस इतना करा है कि भैया NH3 दोनों एक बार एक साइड में लगा दिया, एक बार दोनों NH3 को एक दूसरे का अपोजिट लगा लिया, ठीक है। ऐसे ही हमने इसमें करा है। हमने एक बार क्या करा, इस वाले कार्बन पे, अगर ऐसे समझो कि हमने क्या करा, आगे वाले कार्बन को ऐसे लिखो, पीछे वाले कार्बन को ऐसे लिखो। हमने आगे वाले कार्बन पे उल्टा वाई बनाया, पीछे वाले कार्बन पे उल्टा वाई बनाया। और इस वाले में क्या हुआ, इस वाले में ये कार्बन, आगे वाले में तो उल्टा ही वाई रहने दिया, और पीछे वाले कार्बन को बॉन्ड को रोटेट करके हमने सीधा वाई बना दिया। तो भैया क्या फर्क है दोनों में? दोनों में स्पेस में ओरिएंटेशन तो अलग अलग है। जो हाइड्रोजन है, अगर इसे हम Ha मान लें, इसे Hb मान लें, इसे Hc मान लें, ऐसे यहाँ पे दे दो, ये Ha है, ये Hb है, और ये Hc है। तो भैया एक बात बताओ, तुम्हें ये सेम कहाँ से लग रहा है? ये और ये वाला मॉलिक्यूल डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे जो Ha, Hb और Hc का ओरिएंटेशन है मॉलिक्यूल में, स्पेस में जो उनका ओरिएंटेशन अलग है, और यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है वो अलग है। तो इससे कोई प्रॉपर्टी फर्क ही नहीं पड़ेगा? पड़ेगा भैया। जो यहाँ पे फर्क पड़ता था वही फर्क यहाँ भी पड़ेगा। तभी तो उन्हें रोटेट कर रहे हैं, तभी तुम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं अगर बॉन्ड में रोटेशन प्रेजेंट है, मतलब सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होता है तुम्हें पता ही है, तुम सिर्फ सिंगल बॉन्ड को रोटेट कर सकते हो। मान लो ये डबल बॉन्ड है, इधर देखो मेरी तरफ, अगर ये डबल बॉन्ड है, तुमने इसे रोटेट करना चाहा तो ऐसा करके बॉन्ड टूट जाता है, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से मॉलिक्यूल बॉन्ड जो होता है ब्रेक हो जाता है, तो रोटेट ही नहीं होता ना, ट्रिपल बॉन्ड रोटेट होता ना ही डबल बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड जो होता है उसी के अंदर रोटेटिंग टेंडेंसी होती है। तो जैसे यहाँ पे तुम क्या करते थे, इस वाले मॉलिक्यूल का दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस हम लोग क्या करते थे, एक तरफ NH3 लगा देते तो सिस्प्लेटिन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है भैया सिस्प्लेटिन, ये पता पढ़ा चुके तुम्हें कम से कम 3 बार। और इसका नाम है ट्रांसप्लेटिन, शायद, आई डोंट नो, क्योंकि सारी क्लास में यही पढ़ाते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ना चाहिए था, नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन तुम्हें पता है बेटा ये क्या है? क्या है जल्दी बताओ, सिस्प्लेटिन क्या है? दिस इज द मेडिसिन ऑफ कैंसर ब्रो। ये मेडिसिन है किसकी? कैंसर, ठीक है। एंड दिस इज द कॉज ऑफ कैंसर। समझ गए कि नहीं समझ? बताओ, इतनी सी बात तो समझ ही गए होंगे। भैया बात ये है कि जो तुम्हारा सिस्प्लेटिन है वो कैंसर की दवाई है, जबकि तुम्हारा ट्रांसप्लेटिन जो है वो कैंसर का कॉज है। ये कैंसर करता है, कैंसर से बचाता है। तो तुम सोच के देखो, अगर तुमने मॉलिक्यूल को पकड़ के उसका बॉन्ड रोटेट करा तो उनकी स्पेस में ओरिएंटेशन बदल गई, और अगर उनकी ओरिएंटेशन स्पेस में बदल गई मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल गई, और केमिकल प्रॉपर्टीज बदलेंगे तो एक जैसे थोड़े ना रहे फिर, समझे? इसीलिए तो बॉन्ड को रोटेट कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं, हमने वैसे एथेन पढ़ लिया, सुनो मेरी बात, हमने एथेन की सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली, लेकिन हमने कहा, हमने एक चीज देखी, हमने कहा यार एक चीज तो है कि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड को हम भैया रोटेट भी कर सकते हैं। तो जब सिंगल बॉन्ड को रोटेट कर सकते हैं तो हमने रोटेट करा, और रोटेट करने पे बहुत ही अद्भुत चीजें देखने को मिली कि हाँ भैया इनकी तो प्रॉपर्टी ही चेंज हो रही है, समझे? इस वजह से हम लोगों ने इनका रोटेशन या फिर कन्फॉर्मर्स पढ़े, ठीक। चलो इसे हटा दें। ध्यान रखना बेटा, स्पेस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम भी है, अगर स्पेस में उनकी ओरिएंटेशन अलग है, मतलब कोई कहीं पे रखा है कोई कहीं पे रखा है, तो उससे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि अभी तुमने देखा सिस और ट्रांसप्लेटिन के मामले में। आई बात समझ में? तो ये सर तुम्हारा बट इसमें तो कंफर्म सिर्फ भैया क्या कहते हैं? हाइड्रोजन, सर बट इसमें तो सिर्फ हाइड्रोजन है, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। हम तुम्हें बताते हैं कैसे पड़ेगा, एक सेकंड। हाँ, अब देखो तुमने कहा कि इनके बीच में तो सिर्फ सिर्फ हाइड्रोजन ही है, तो क्यों, मतलब ऐसा क्या होना चाहिए? देखो हम तो बताते हैं तुम्हें, तो ये तुम बताओ, आइसोटोप तुमने पढ़ा है कि नहीं पता? आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। तो ये तुम्हें सिर्फ एक बताने का तरीका है। इथेन का मॉलिक्यूल ये भी तो है, अगर हम इथेन के मॉलिक्यूल में ऐसे लिख दें, इधर समझो, हम लिखते हैं यहाँ पे H, ये H, ये H, कोई दिक्कत नहीं। और इसे हम लिखते हैं बेटा यहाँ पे D लिख दें,
ठीक है, इसे हम लिख दें H, इसे लिख दें T। अभी भी तो ये एथेन ही है, क्योंकि D का मतलब ड्यूटेरियम, मतलब यहाँ पे भी H ही लगा है, बस उसे हमने कैसे लिख रखा है 1H2, और यहाँ पे भी H ही लगा है, हम क्या लिख रहे हैं 1H3 लिख रहे हैं। तो अभी भी तो ये एथेन का ही मॉलिक्यूल है। अब अगर तुम इसे रोटेट कर दोगे, इसे इधर ले आओ, इसे इधर भेज दो, इसे इधर भेज दो, तो ओरिएंटेशन में उनका मतलब सॉरी स्पेस में उनका ओरिएंटेशन तो बदल गया ना, D कहीं और चला गया, H कहीं और चला गया, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी बदलेंगी। आई बात समझ में? समझे? ये है चक्कर। तुम तो सिर्फ तब तक देख रहे हो जब तक यहाँ पे एच लगा। और एक और बात बताते हैं, हाइड्रोजन भी बेटा, अगर तुमने पहली बात तो हाँ ऑब्वियस सी बात है, आइसोटोप सी लेंगे हम लोग, यहाँ पे डी लगा दिया, यहाँ पे टी लगा दिया, यहाँ पे एच लगा दिया, और जब उन्हें बदलेंगे तो क्या होगा, अलग अलग चीजें आ जाएंगी। और नहीं तो अगर तुमने अलग अलग मीडियम का हाइड्रोजन ले रखा है, जैसे किसी तुमने इस वाले मीडियम को एसिडिक कर रखा है, इस वाले मीडियम को बेसिक कर रखा है, फिर तुमने ओरिएंटेशन में उनका बदल रहे हो, तब भी तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएंगी। ठीक है, तो कौन सा सेम ग्रुप लगे या डिफरेंट लगे इससे फर्क नहीं पड़ता। समझे? यहाँ पे भी तो सेम ही ग्रुप लगे थे, इधर देखो, यहाँ पे भी तो NH3 था, इधर भी NH3 था, तो NH3 एक साइड थे। हमने NH3 को तो इस Cl को उठा के इसके अपोजिट करा, Cl को यहाँ पे, Cl को यहाँ पे, NH3 यहाँ पे, NH3 यहाँ पे। ऐसे तुम एक बार बताओ, तुमने वो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज सुना है? डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज सुने हो कि नहीं सुने हो, बताओ। सुने हो? यस सर। देखो जरा एक बात समझो बेटा, तुम्हें एक चीज समझा देते हैं कि सेम ग्रुप हो चाहे डिफरेंट ग्रुप हो, अगर तुमने ओरिएंटेशन चेंज करा तो केमिकल प्रॉपर्टीज फर्क पड़ेगा। देखो ये, अरे भाई क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, अब बनेगी बढ़िया वाली, देखो। अब अगर तुम यहाँ पे CH2OH लगा दो, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अपने पास OH है, यहाँ पे H है, इधर OH है, इधर OH है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, H और एक H। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि हाँ, अब ये क्या है, ये तुम्हारे पास डी ग्लूकोज है, ठीक है, ये डी ग्लूकोज है, और इसमें तुम क्या करो, मिरर लगाओ जरा, इस पे मिरर लगाओ भैया। तो तुमने क्या करा, इस पे मिरर लगा दिया, ठीक है। तो जब तुम इस पे मिरर लगाओगे बेटा, तो तुम्हें मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा? जब तुम लोग शीशा देखते हो तो तुम्हारा सिर नीचे पैर ऊपर दिखता है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्या होता है, सिर्फ लेफ्ट राइट वाला चेंज होता है। तो इसका मतलब CHO और C2H5 तो यहीं रहेगा, मतलब CHO जहां पे लगा वो यहीं रहेगा, और CH2OH सॉरी, CH2OH जहां पे लगा हुआ है वो यहीं पे लगेगा। ठीक है, बस बदलेगा तो क्या बदलेगा, OH H, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा H, इधर आ जाएगा OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, इधर आएगा H, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पे आ जाएगा H। अब बेटा ये डी ग्लूकोज है, ठीक है, ये आपका एल ग्लूकोज है। रिजल्ट कब तक आएगा? यार देखो, जुलाई लास्ट में तो तुम्हारा एग्जाम ही बोला गया है होने को, कि जुलाई के एंड में या अगस्त फर्स्ट वीक में तुम्हारा एग्जाम होगा। ठीक है, तो आई थिंक उससे पहले पहले आ जाना चाहिए। और मेरी बात तुम लोग अगर मानो तो तुम्हारे माइंड में तो इस समय रिजल्ट को लेके कोई वो होना ही नहीं चाहिए। भाई तुम्हें जब गवर्नमेंट ने, तुम्हारे NTA ने तुम्हें एक मौका दे रखा है कि तुम अभी एक एग्जाम दे के हटे हो, और तुम्हें उन्होंने मौका दे रखा है कि तुम अभी जो जुलाई एंड वाला एग्जाम वो भी दे सकते हो, तो उस पर फोकस करो, बात ही खत्म। जब आएगा तब आएगा, देखी जाएगी क्या करना। हाँ तो देखो बेटा, ये डी ग्लूकोज है, एल ग्लूकोज है, तो तुम्हें पता होगा कि ह्यूमन जो होते हैं, मतलब हम और तुम, ठीक है, हम तो हैं, मतलब मेरा तो पता है, ह्यूमन जो होते हैं वो डी ग्लूकोज को ही डाइजेस्ट कर पाते हैं, एल ग्लूकोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। अगर तुम्हें एल ग्लूकोज खिला दिया जाएगा तो हो सकता है तुम बीमार पड़ जाओ, या फिर टपक भी लो, है ना, वो डिपेंड करता है कि कितना इंटेक करते हो। अच्छा, वहीं जानवर जो होते हैं बेटा, जानवर, जानवर भी कौन से वाले, जिनके जो घास चरते हैं, समझ रहे हो, जो घास चरते हैं, जैसे कि भैंस, गाय हो गई, आपकी बकरी हो गई, भेड़ हो गई, ये सब चीजें, इनके स्टमक में एल ग्लूकोज पाया जाता है, एल ग्लूकोज पाया जाता है। इसलिए पाया जाता है क्योंकि एल ग्लूकोज क्या करता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो तुम्हारा घास होती है, घास के अंदर जो सेलुलोज होता है, उसे डाइजेस्ट करने में एल ग्लूकोज हेल्प करता है, इसीलिए वो लोग घास फूस खा के काम चला रहे हैं। ठीक है, तुम खाओगे तो नहीं कर पाओगे। अगर तुमने घास खा ली, ठीक है, एक आध टुकड़ा गया तो चलो ठीक, वो भी उसमें तुम्हें वोमिटिंग हो ही जाएगी, बट मान लो घास खाने की आदत ही डाल ले, तो क्या तुम जिंदा रहोगे? नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एल ग्लूकोज ही नहीं है। समझे? अब देखो हुआ क्या है, डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज है क्या, एक्चुअल में डी ग्लूकोज तो ये है, और डी ग्लूकोज की जो मिरर इमेज होती है, ध्यान रखना, पहली बात तो तुम लोग थोड़ी एक चीज ध्यान रखना, जो पहला कायरल कार्बन होता है, दैट मतलब ये वाला, कभी ये मत बोलना कि इससे अगर OH राइट में लगा है तो डी, इससे लेफ्ट में लगा तो ना, गलत। डी ग्लूकोज बना लो, और डी ग्लूकोज की जो मिरर इमेज होगी उसे बोलते हैं एल ग्लूकोज। समझे? तो डी ग्लूकोज हम लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं, एल ग्लूकोज नहीं। और यहाँ पे चेंज क्या हुआ, सिर्फ OH इधर ही होगा, मतलब ये जो लेफ्ट वाले तो राइट में चले गए, राइट वाले लेफ्ट में आ गए। ये कौन सा फिशर प्रोजेक्शन ही तो है ये। तो कहने का मतलब यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल ही तो थे, बस वो क्या हुए, एक दूसरे ऐसे अपोजिट हो गए, बदल गए। तो इससे सोचो कितना बड़ा फर्क आ गया। ये हम लोग खाते हैं, ये हम लोग खा ही नहीं सकते। समझे? डी का मतलब क्या होता है बेटा? डेक्सट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंसेस। ठीक है,
तो पता ही होगा क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी लाइट होती है निकोल प्रिज्म से जब उसे हम लोग निकालते हैं तो पीपीएल में कन्वर्ट होती है, और पीपीएल के सामने जब हम लोग कुछ सब्सटेंस को रखते हैं, अगर तुमने क्या करा, ये पीपीएल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये पीपीएल है, तो पीपीएल बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पीपीएल को रोटेट कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नहीं रोटेट कर पाते हैं, जो रोटेट कर देते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, जो रोटेट नहीं कर पाते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात समझ में आ गई? तो जो रोटेट कर देते हैं वो या तो राइट में करेंगे या तो लेफ्ट में करेंगे, तो राइट में करेंगे तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट में करेंगे तो लीवो, यानी कि जो तुम मेडिकल स्टोर से या फिर कहीं से भी दुकान से ग्लूकोन डी लेके आते हो, डी का मतलब यही है बेटा, डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो मतलब जो तुम डाइजेस्ट कर पाते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेम है तो हम रोटेट करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, और हाँ एक चीज ध्यान रखना, तुम लोग जितनी भी दवाइयां खाते हो उनके पीछे कभी अगर पलट के देखोगे तो या तो तुम्हें प्लस का साइन मिलेगा या तो तुम्हें माइनस का साइन मिलेगा। तो प्लस वाले जो होते हैं उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ कि वो क्या है, वो तुम्हारा डेक्स्ट्रो है, और एल का मतलब नेगेटिव मतलब लीवो है। जब भी कभी अगर किसी के घर में गाय भैंस हो तो तुम कभी कभी गाय भैंस की अगर दवाई लेने जाओगे तो तुम देखना उनके जो रैपर के पीछे होगा माइनस साइन बना होगा, उन्हें एल वाली दी जाती है, हम लोगों को डी वाली दी जाती है। ठीक है, तो ये बेटा कौन सा प्रोजेक्शन है बताइए जरा, सॉ हॉर्स। ठीक है, ये है सॉ हॉर्स, सॉहर्स प्रोजेक्शन। ऐसे ही बेटा एक अपने पास का होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, एक वेज डैश होता है। वेज डैश कैसे होता है कि मान लो ये है, ठीक, एक कार्बन हमने इसे मान लिया, एक कार्बन इसे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा हमने, एक ऐसे बॉन्ड बना दिया एबव द प्लेन, इसका मतलब क्या, एबव द प्लेन, एक है बिलो द प्लेन, एक है ऑन द प्लेन, ऐसे ऐसे देख लो, एक ऑन द प्लेन, एक एबव द प्लेन, ठीक है, और एक तुम्हारे पास बिलो द प्लेन। इसे क्या बोलते हैं, ये होता है अपने पास वेज डैश, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। मतलब ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एथेन के मॉलिक्यूल को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा और सिर्फ ये दिखाया कि भैया ये वाला जो बॉन्ड देख रहे हो इसे आप रोटेट कर सकते हो, और रोटेट करने के बाद आप इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज में चेंजेस ला सकते हैं, बस, और कुछ भी ऐसा था नहीं एक्स्ट्रा। ठीक है, ऐसे एक और साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, उनका नाम था न्यूमान। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि एक भैया ऐसे गोला बना लो पॉइंट, इस पॉइंट को आगे वाला कार्बन, और इससे भैया आप ऐसे करके हाइड्रोजन जोड़ दो तीन, एक दो तीन, और पीछे एक बना लो हाइड्रोजन, उससे तीन हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक, तो यही है बस। इसी की वजह से इन्होंने स्टीरियोकेमिस्ट्री बना दी। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री तुमने बहुत कम ही पढ़ रखी होगी, है ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री तुम ज्यादा पढ़ी नहीं होगी। तो ये कौन सा होता है, न्यूमान प्रोजेक्शन, दिस इज न्यूमान प्रोजेक्शन। तुम लोगों से आर एस इजेड तो हट गया ना, क्यों, इजेड आर एस के क्वेश्चन अब आते नहीं होंगे ना, आते हैं, करें प्रैक्टिस इजेड आर एस के, है बोलोगे नहीं, पता हो तो बता दो। इजेड आर एस नॉमेनक्लेचर है कि हट गया, 12th से हटा है यार, तुम्हारे में तो होगा इजेड नॉमेनक्लेचर, इजेड आर एस सुना है, यस सर। यस सर। सुना है तो बताओ फिर। मान लो ये कार्बन है, कार्बन है, इससे यहाँ पे आयोडीन लगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, या छोड़ो यार अभी पढ़ जो रहे हैं उसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें जो है कंफर्मेशन है किसका, इथेन का। ठीक है, इथेन का कंफर्मेशन है ये, और कुछ भी नहीं, बस बात खत्म। ठीक है, हाँ बस यही बताना था, एनर्जी के बारे में बता देता। अब हेडिंग डालो एल्कीन, एल्कीन अपना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हेडिंग डाल दो एल्कीन्स, थोड़ी सी बात है एल्कीन्स के बारे में, फिर एरोमेटिक खत्म। एल्कीन्स, ठीक है, एल्कीन्स क्या होती है, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल। अच्छा इससे याद आया कि एक दो के नोमेनक्लेचर देख लो, मान लो, चलो पता होगा वैसे तो तुम्हें, बट चलो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस कंपाउंड का नाम बताओ तो हम ये समझ जाएंगे कि तुम लोगों को आता है बहुत अच्छे से। ये ऐसा करो, इसका रहने दे तो आसान हो जाएगा, है ना, थोड़ा टफ वाला दे क्योंकि तुम तो जेई के हो। CH2CH, हाँ, और डबल बॉन्ड CH2CH, CH2CH3, और CH2 डबल बॉन्ड, नहीं, इसे मान लो, पहले तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, चार बॉन्ड ऑलरेडी बन रहे हैं उसके, यहाँ पे लगा लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH2। इस वाले कंपाउंड का नाम बताओ तो फिर आगे बढ़े, तो हम ऐसा मान लेंगे कि हाँ तुम्हें भैया नोमेनक्लेचर तो बहुत अच्छे से आता है। चलो जल्दी बताओ। सर हाँ
2,2-diethyl buta-1,3-diene. ठीक है, 1 2 3 4, क्या यही नंबरिंग करी? यही करी, ऑब्वियस सी बात है, तभी 2 डाइएथाइल आ रहा है। ध्यान रखना, कुछ बच्चों के दिमाग में अगर ये चल रहा हो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो तुम ये वाली दिख रही हो कि अरे भैया ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो ध्यान रखियो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हम लोग नंबरिंग किधर से करते हैं? जिधर से तुम्हारा डबली बॉन्डेड कार्बन पास में पड़े उधर से। ठीक, तो हाँ क्या बताया था, 2,2 डाइएथाइल, मतलब 2 पे एक एथाइल इधर लगाओ, एक एथाइल इधर लिखा हुआ है, तो लिखोगे 2,2 डाइएथाइल। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बेटा, फिर से बता देते हैं, अगर कोई नंबर है तो नंबर नंबर के बीच में कॉमा लगाओगे, नंबर और कोई लेटर है तो उसके बीच में हाइफन लगाओगे, बस बात खत्म। ठीक है, तो इसका नाम बताया बच्चे ने 2,2, देन उसका बताया डाई एथाइल। डाई एथाइल 1 2 3 4, 4 कार्बन क्या होता है ब्यूट। ए उसने इसलिए लगाया क्योंकि अगर दो डबल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा बार प्रेजेंट होता है तो पेरेंट कार्बन चेन में ए ऐड कर देते, तो ब्यूट ना लिख के क्या लिखेंगे ब्यूटा, और इन कितनी है 2, तो डाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन और देंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मान लो तुम हम्म, चलो इसका नाम बताइए बेटा। ये एक सेकंड होगा, अब सही है, अब बताओ इसके नाम। इसका नाम बता दो भाई, इसका नाम बताओ फिर चलें। 4-ethyl 4 एथाइल, ठीक है, 7-methyl 4 एथाइल 7 मिथाइल, 7 मिथाइल, आगे decane. डेकेन। अच्छा यार, अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं भैया बताना जरा, अगर हम ऐसे लिखते हैं नंबरिंग दर्ज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर हम इसे ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दें कि क्या है बेटा, 4 पे लिखते हैं मिथाइल, 4 मिथाइल, ना एथाइल को पहले लिखेंगे ऑब्वियस सी बात है, तो हम 7 एथाइल लिख देंगे, 7 एथाइल, और लिख दें हम 4 मिथाइल डेकेन, 4 मिथाइल डेकेन। तो क्या नाम सही होगा गलत होगा? गलत. क्या गलत है इसमें? Alphabetization. अल्फाबेट क्या? Alphabetization. नहीं, अल्फाबेट का तो अकॉर्डिंग लिखा ही है बेटा, 7 पे एथाइल लगा रखा है, ई पहले लिखा है, एम बाद में लिखा है। E को लोअर नंबर मिलना चाहिए. बिल्कुल सही, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, किसी बच्चे के अगर दिमाग में चल रहा हो तो ये गलत है बिल्कुल भी। जो तुम्हारा लोअर अल्फाबेट है, मतलब जो अल्फाबेट पहले आता है उसे नंबर भी लोअर मिलना चाहिए, मतलब 4 पे ही एथाइल होना चाहिए, बाद में नहीं, ठीक है, तो बिल्कुल सही। चलो इसका मतलब तुम लोगों को ये तो भैया आता है। अब हेडिंग कर डाल दो एमओपी, एमओ मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, एक क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट इसका। तुम लोगों से हमने कुछ होमवर्क दिया था, याद करा तुम लोगों ने? क्यों भैया, होमवर्क याद है हमने क्या दिया था? यस सर। तो करा तुम लोगों ने? बताओ, होमवर्क किया? जेई मीन्स अनलिमिटेड गोल, क्या नाम था तुम्हारा? आई थिंक विवेक, जागृति, ईशा, हेमंत, एरी, अर्चिका, कल कुछ होमवर्क दिया था, किया कि नहीं किया? सर देखा है। अगर नहीं किया तो कर लो बेटा, अभी भी टाइम है, ठीक है, 1 महीना है, पेपर निकाल दोगे खेल खेल में, समझे? और नहीं तो फिर ऐसे बैठे रहना। अच्छा, सर जो वो न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है उसमें पोटेंशियल का ऑर्डर कैसे देखते हैं? क्या करो बेटा, न्यूमैन जो प्रोजेक्शन होता है उसमें क्या करते हैं? ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कुछ नहीं, एनर्जी पूछी जाती है बस तुमसे न्यूमैन में, और क्या कहते हैं तुम्हारा जो साहॉर्स है और जो तुम्हारा वेल्डेस है, इसमें तुमसे जनरली बस खाली पोटेंशियल एनर्जी का वो पूछा जाता है। तो बता देते हैं इसे, एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, एल्कीन को यहीं पे रखते हैं अभी, ठीक है। देखो, अगर ऐसा कोई डायग्राम बनता है कि फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे पास H लगा हुआ है, ठीक है, ये H लगा हुआ है, ये H लगा हुआ है, और एक पीछे वाला
कार्बन है, मतलब इस पे भी H ऐसे ही लगे हुए हैं, एक H इस साइड में लगा हुआ है, एक H साइड में लगा हुआ है, सेम साइड पे H लगे हुए हैं ऐसे। इस वाली पोजीशन को बोलते हैं बेटा इक्लिप्स्ड पोजीशन, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे मान लो ऐसा लिखा हुआ स्टैगर्ड वाला फॉर्म है, स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है, एंड एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, मान लो एक H ऐसा है, एक H ऐसा है, एक ये है, और इसके अपोजिट पीछे वाले पे अपोजिट आ जाओ, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, इसे बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, और एक और होता है तुम्हारे पास, ठीक है, एंटी वाला, जोसामिन वाला, वो हटा दो अभी के लिए। तुमसे खाली इतना पूछा जाएगा कि बताओ इक्लिप्स्ड में और स्टैगर्ड में एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो ध्यान रखना इक्लिप्स्ड वाले की एनर्जी ज्यादा होती है, बस बात कर। रीजन क्या है, क्योंकि भैया ऑब्वियसली बात है, सेम एक ही तरफ लगे हुए हैं, हालांकि हाइड्रोजन बहुत छोटे छोटे क्या कहते हैं मॉलिक्यूल हैं, बट फिर भी उनमें थोड़ा बहुत रिपल्सन हो गई, तो इसलिए इनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इक्लिप्स्ड वाले की। बस, तो इसमें तुमसे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा तो एनर्जी के बारे में पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक। बस, आ जाओ वापस से। अब आ जाओ एल्कीन की मेथड प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं, एल्कीन बताओ भाई फटाफट, जल्दी से बताओ। एमओपी पढ़ी है पहली वाली, पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, डिहाइड्रोजनेशन। बिल्कुल सही, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। मतलब क्या है, मतलब हमें, अगर हम एल को मान लो ऐसा है, यहाँ से H, यहाँ से C, यहाँ से X, ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें कैसे, KOH, यहाँ से क्या होगा, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी होगा। होमवर्क बेटा ये था कि हमने ये बोला था तुम लोगों से कि तुम्हें क्या करना है, एक तो रिएजेंट याद करने हैं और आपको एक नेम रिएक्शन याद करनी है। तो उसके लिए हमने तुम्हें एक तरीका भी बताया था, हमने कहा था पहले तुम लोग ट्राई कर लेना, अगर तुम तो हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो उसका भी हम इंतजाम कर देंगे। हमने बोला था टेलीग्राम पे जाना और उस पर टाइप करना, चुरा लेना वहां से, ठीक है। तो तुम्हें वहां से बेटा एक ही पेज पे सारी नेम रिएक्शन लिखी हुई मिल जाएंगी, उसका प्रिंट निकलवा लेना, और रिएजेंट मिल जाएंगे, क्योंकि हमने रिएजेंट का कल तुम्हें क्वेश्चन करवाया था, तुम्हें नहीं आता था रिएजेंट, है ना, तो हमने बोला था रिएजेंट को और अगर नेम रिएक्शन को याद कर लोगे तो ऑर्गेनिक तुम्हारे लिए थोड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। बताओ भैया क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये जो OH है देखो, इसे अगर देखोगे तो K पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, यहाँ पे X नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है ये, तो OH नेगेटिव वाला क्या करेगा, H आप इसे खा लेगा, ठीक। K पॉजिटिव क्या करेगा, इसे खा लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इसका इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, दोनों यहाँ पे जाके क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, एल्कीन बन जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन, ठीक, और आपका क्या निकल जाएगा, KX निकल जाएगा प्लस आपका H2O निकल जाएगा, सिंपल सी बात है, और हमारा एल्कीन जो है उसका बेटा फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन थे, चलो हम कुछ रिएक्शन दे रहे हैं, फटाफट कंप्लीट करो। देखो इसे हटा देते हैं, ठीक है। ये तो फॉर्मेट था, पता ही होगा तुम लोगों को, तुम तो खाली रिवीजन कर रहे हो, कॉपी पेन लेके रफ रफ कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, रिएक्शन दे रहे हैं, फटाफट करके दिखाओ। CH2 इससे एक H लगा हुआ है, इससे यह, चलो ऐसे क्यों लिख रहे हैं, हाँ, CH3 CH2 Cl की रिएक्शन तुमसे कह रहा है KOH बराबर, कैसा KOH लेंगे बताना, एल्कोहल। एल्कोहल, अरे हमने खुद ही लिख दिया, चलो खैर। क्यों ले रहे हैं एल्कोहलिक बेटा, बताना जरा, एल्कोहलिक केस क्यों ले, कल इस पे बहुत डबल लंबा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। बिल्कुल सही, बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है भैया, बॉन्ड को तोड़ोगे तो क्या करोगे, एल्कोहलिक केओएच ही लिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दो एल्कोहलिक। प्रोडक्ट बताओ फटाफट बहुत तेजी में, बताओ बेटा, प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, पहले वाले में क्या बनेगा, इथीन। ठीक है, सीधी सी बात है, एक एच इसे ओपन करके लिख लेना, तो जब ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे CH2 एक H, ये वाला हो गया, ठीक, मतलब यहाँ पे H, तो ये H, ये OH, ये H2O निकलेगा, और ये K और ये Cl, KCl निकल जाएगा, ठीक। तो क्या होगा, तो तुम्हारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, एथीन का फॉर्मेशन डबल बॉन्ड, और क्या निकलेगा, KCl निकलेगा प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, इसमें क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। अब देखो जब तक प्रोपीन बनाता हो तब तक दिक्कत होती नहीं, ठीक है, तुम क्या करो, चाहे ऐसे वाली बना दो चाहे वैसे वाली बना दो, यार इसमें कुछ गड़बड़ है, एक सेकंड, Cl भी तो होगा यहाँ पे, CH2 के साथ Cl भी होगा, लिख लेना, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपीन बन जाएगा प्लस का आपके पास KCl बन जाएगा प्लस आपके पास, ठीक है। दूसरी MOP पे आ जाओ, दूसरी क्या है बताओ भैया, दूसरी क्या है, दूसरी है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब ये हुआ कि तुम क्या करोगे, कार्बन कार्बन कार्बन
कोऑर्डिनेशन अगर तुम लोगों को दिक्कत दे, हमने पहले बोला था, फिर से बोल रहे हैं, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसी बच्चे को दिक्कत हो जाए तो बता देना, तो मैं अगला चैप्टर कोऑर्डिनेशन करा देंगे, ठीक है। कई सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं बट तुम्हें उसका मतलब है, ठीक है। और तुमने क्या करा है, और अगर तुम्हें Al2O3 दे दिया जाए, ठीक है, और 623 केल्विन, तो इतना नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करना है बस। यहाँ से H और यहाँ से OH जो है निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका बेटा इधर जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर जाएगा, और बेटा एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, बहुत सिंपल। सी डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सी, खत्म बात। प्लस का आपका H2O जो है वो भी निकल जाएगा, और ये तुम्हारी एल्कीन जो है वो बन जाएगी, ठीक। चलो इसका एग्जांपल लिखते हैं फटाफट, यहीं पे लिख देते हैं। क्या करो तुम, CH3 CH2OH, ठीक है, सेम वही रहेगा, यहाँ पे जो रिएजेंट ले रखे हैं उन्हीं को ले लो, और प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, और तीसरे वाले में CH3 CH2, और इसी से तुम्हारा क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, CH, ठीक। क्या बनेगा, पहले तो सिंपली बताओ। इथेन। पहले वाले में 3 बनेगा, सीधी सी बात है, यहाँ से H जाएगा, इसका H जाएगा, इसका H, और ये वाला OH, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। इसमें क्या बनेगा, प्रोपीन बनेगा, बताइए तुम्हें, CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब मैकेनिज्म की अगर बात करें भैया, मैकेनिज्म, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की मैकेनिज्म आती सबको, अगर आती तो करके दिखाओ जल्दी से, मेरे करने से पहले कॉपी पे करके दिखाओ फटाफट, अगर तुम्हें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की मैकेनिज्म आती है। बहुत सिंपल है वैसे तो, करो जल्दी से। हो गया बेटा, यस सर। हो गया, चलो ठीक है, अब हम करते हैं। देखो भैया मैकेनिज्म तो पता ही है, पीछे देख लो जरा एक बार, तुमने क्या रखा है, देखो H2SO4 का काम ही क्या है, पानी निकाल लेना, है ना। अल्कोहल खुद ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, अगर तुम अल्कोहल पी लोगे फॉर एग्जांपल, तुम्हें डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी को कम कर देगा वो, ठीक है। ऐसे ही H2SO4 क्या करता है, वो वाटर्स को निकालने का ही काम करता है, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो तुम सबसे पहले तो बात यह है कि हमें क्या करना है, एसिड का यूज करना है, तो जो तुम्हारा H2SO4 है वो तुम्हें क्या दे देगा बेटा, वो तुम्हें H प्लस आयन दे देगा, जिसकी तुम्हें जरूरत है, क्योंकि तुम्हें मीडियम कैसा रखना है, एसिडिक रखना है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ से H प्लस आयन मिल गया, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना। फिर अपने पास है क्या, अपने पास एल्कोहल है, तुम क्या लिखेंगे, CH3 CH2OH, OH को वैसे लिख दें। ऑक्सीजन के पास क्या, लोन पेयर, तो ये क्या करेगा, ये जो प्रोटॉन तुमने उठाया है कहाँ से, H2SO4 से, क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये अपने लोन पेयर से इसके ऊपर चुपचाप से ऐसे अटैक कर देगा, और जब अटैक कर देगा तब क्या बनेगा, तब तुम्हारे पास ऐसा कुछ मॉलिक्यूल बनेगा कि CH3 CH2 और O से यहाँ पे एक H और आके जुड़ गया, O पे आ गया पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन तो 3 बॉन्ड बनाएगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आके जुड़ गया, अब जब वाटर मॉलिक्यूल आके जुड़ गया तो क्या होगा, अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, अगले स्टेप में हम लोग CH3 CH2 और O से एक H इधर एक H इधर, इस वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उठा लेंगे। अब क्योंकि वाटर एक बेटर लिविंग ग्रुप है, जैसे तुम्हारी N2 गैस एक बेटर लिविंग ग्रुप है, CO2 गैस एक बेटर लिविंग ग्रुप है, जितने हेलोजेंस है वो एक बेटर लिविंग ग्रुप है, मतलब इन्हें जैसे ही प्रेफरेबल कंडीशन मिलेंगी मॉलिक्यूल को तुरंत लीव करके निकल लेंगे, ठीक है, इन्हें मतलब नहीं है। तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल तुरंत ही अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से मॉलिक्यूल को लीव कर जाएगा, क्योंकि वो H2O बन गया ना, अभी तक वो सिर्फ OH था, अब H2O बन गया, तो H2 तो पानी खुद का एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो वो निकल जाएगा, तो होगा क्या यहाँ से, तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आ जाएगा CH2, इस पे आ जाएगा बेटा पॉजिटिव, क्या बना, ये मॉलिक्यूल बना, और प्लस तुम्हारा क्या निकल गया, प्लस तुम्हारा यहाँ से H2O जो है वो निकल गया। अब क्या होगा, तुम्हारे पास कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि CH3 CH2 और इस पे क्या गया, पॉजिटिव, ठीक है। अब जरा एक बात समझो, जब ये मॉलिक्यूल तुम्हारा कार्बोकेटायन बना है, तो तुम्हें भी पता है, हमें पता है कि कार्बोकेटायन कोई स्टेबल स्पीसीज थोड़े ना है, ठीक है। तो इसी मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन क्या कहेगा कि चलो भैया कुर्बानी देने का टाइम आ गया है, और ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपने बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इधर देके और मॉलिक्यूल से कुर्बानी दे देगा। ये कौन सा हाइड्रोजन है भैया, ये यही वाला हाइड्रोजन है जो तुमने H2SO4 से उठाया था, समझे। तो वही इसीलिए बोला था कि तुमने जो कैटलिस्ट यूज करा है वो मॉलिक्यूल में वैसे का वैसा ही प्रेजेंट रहेगा पूरी रिएक्शन के बाद भी, एथीन तुम्हारा बन जाएगा और मीडियम अभी भी एसिडिक ही रहेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं कैटलिस्ट, कैटलाइज्ड रिएजेंट, ठीक है। या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे कैटलिस्ट जो होता है रीजनरेट हो जाता है।
कैटलिस्ट रीजनरेट। हमने तुम लोगों को पहले बताया था, फिर से बताते हैं। देखो हम लोगों ने कहां से H+ उठाया, यहाँ से, और रिएक्शन की लास्ट में फिर से H+ जो है बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसीलिए बोलता है कि कैटलिस्ट हमेशा क्या करता है, रिएक्टेंट को अपनी सरफेस प्रोवाइड कराता है। कैटलिस्ट का काम ही क्या है कि रिएक्टेंट को अपनी सरफेस प्रोवाइड कराएगा और बस मॉलिक्यूल में वैसे का वैसा ही रहेगा, मतलब खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जाएगा मतलब जाके लगेगा, रिएक्ट करेगा, लेकिन वो कभी भी खुद पार्टिसिपेशन नहीं करता, सिर्फ अपनी सरफेस प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, जैसा तुमने यूज करा वैसे वैसे बाद में निकल आएगा। H+ उठाया था, H+ ही बाद में निकल आया। तो ये तुम्हारी रिएक्शन है किसकी, ये मैकेनिज्म है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यही करा था बेटा आपने, क्यों? यस सर। चलो एक सेकंड में, चलो ठीक है, अगला देख लो। अब हेडिंग डालो, सेकंड हेडिंग जो भी है देख लेना क्या था। थर्ड हेडिंग होगी, देखो बाई बाई डीहाइड्रोजनेशन, डीहेलोजिनेशन, देखो बाई डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है भैया बताना जरा, किसे याद है? डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पर कोई ग्रुप लगा हो। हेलोजन लगाओ, ठीक है, हाँ बिल्कुल। जब दो नेबर्स में एक एक हेलोजन हो, ठीक ध्यान रखना, जब दो नेबर्स के पास एक एक हेलोजन हो तो उसे क्या बोलते हैं, विसिनल। और जेम क्या होता है, जब एक ही कार्बन पे दो हेलोजन हो। ठीक है, जब एक ही कार्बन पे दो हेलोजन है तो जेम, और अगर अलग अलग कार्बन के मतलब पड़ोसी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक एक्स इसके पास है, एक एक्स इसके पास, तो इसे हम लोग नहीं विसिनल बोलेंगे। विसिनल तब बोलेंगे जब इसके पास भी हो। ठीक है, ध्यान रखियो, जब दो पड़ोसी कार्बन के पास हेलोजन होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, विसिनल डायहाइड बोल लेते हो। तुम क्या करो इसमें, कुछ ना करना है तुम्हें सिर्फ यहाँ पे जिंक ले लेना है, जिंक कहाँ, इन अल्कोहल। ठीक, उससे होगा क्या, Zn क्या करेगा, दोनों x को निकाल लेगा, तो यहाँ से माइनस का ZnH2 निकल जाएगा, और ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा। ठीक, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। एक इलेक्ट्रॉन मिलकर दो ही बॉन्ड तो बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड C। ठीक, और Zn मॉलिक्यूल्स को बाहर छोड़ जाएगा। ठीक है, हम कुछ रिएक्शन दे रहे, कंप्लीट करके दिखाओ जरा। एक तो मैं बस क्या कह रहा है, ये रिएक्शन, ठीक है, बिलो द प्लेन Br है और एबव द प्लेन Br है, और प्रोडक्ट क्या कह रहा है, यही दिया हुआ है, कह रहा है जिंक इन अल्कोहल। ठीक है, बताना क्या बनेगा। और दूसरा तुम्हें क्या दे रखा है बेटा, बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन का ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है, कि सोच रहे हो अरे ये तो सेम है, ये तो वैसे ही, ठीक है, Cl और ये CH2 और यहाँ पे एक Cl। ठीक, सेम यहाँ पे भी है, जिंक इन अल्कोहल दे रखा है। क्या बनेगा बताओ जल्दी से फटाफट, पहले वाले में क्या बनेगा, दूसरे वाले में क्या बनेगा, बताओ जल्दी बताओ। बताओ बेटा, पहले वाले में क्या बनेगा, इतना टाइम लग रहा है यार, तुम लोग पेपर दे के आए हो। साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन, सोच लो, ये अबव द प्लेन बिलो द प्लेन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अबव द प्लेन हो चाहे बिलो द प्लेन हो, यहाँ से निकलेगा ZnBr2 ही, समझे? कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, बस बात खत्म। कैसे भैया, एक बॉन्ड ये वाला रिलीज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा, एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा, दोनों मिलकर क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, आपका खत्म बात, साइक्लोहेक्सीन बनेगा। और इसमें क्या होगा, इसमें भी ये दोनों निकल जाएंगे ऐसे करके, यहाँ से ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर जाएगा, यहाँ पे प्रोपीन का फॉर्मेशन बन जाएगा, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, तुमसे ये पूछ सकता है कौन सी प्रोटीन बनेगी, इधर वाले पे लगा देगा कभी इधर वाले पे कर देगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लिंडलार्स कैटलिस्ट। अच्छा मुझे बताओ, लिंडलार्स कैटलिस्ट और ब्रिज रिडक्शन में फर्क क्या है? दोनों से हम लोग एल्कीन बनाते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या बताओ बेटा, लिंडलार्स कैटलिस्ट और ब्रिज रिडक्शन, इनमें क्या डिफरेंस है, याद है किसी को? दोनों एल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है बताओ, ब्रिज याद है किसी? रिडक्शन टर्मिनल एल्कीन होती क्या करो बेटा, ब्रिज रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, है, टर्मिनल एल्कीन देगा। टर्मिनल एल्कीन बनेगा। ये क्या बात हुई,
टर्मिनल एल्काइन तो ठीक है, टर्मिनल एल्कीन का मतलब क्या हुआ? है? देखो बहुत सिंपल सी बात है, एक साथ ही पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिख लो बाई कैटलिस्ट, ठीक है। जब हम लोग लिंडलार्स कैटलिस्ट उठाएंगे और जब हम लोग बिर्च रिडक्शन कराएंगे बाई बिर्च रिडक्शन, बिर्च रिडक्शन, तो डिफरेंस क्या है इसे देखो पहले तो। देखो भैया, अगर तुमने एल्काइन का रिडक्शन करा दिया, ठीक है, एल्काइन का रिडक्शन करा दिया किसके साथ? H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो होगा क्या? और दूसरा क्या कह रहा है, अगर तुमने क्या करा बेटा, तुमने एल्कीन एल्काइन को अगर तुमने क्या करा, एल्काइन को अगर तुमने रिएक्ट करा दी H2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम या फिर लिथियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, इसे बोलते हैं ब्रिज रिडक्शन। तो याद करने वाली बात बस इतनी है कि जब तुम ब्रिज रिडक्शन करोगे तो बेटा तुम्हारा ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, समझे? जब ब्रिज रिडक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और जब तुम लिंडलार्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है, सिस एल्कीन बनता है, समझे? मतलब यहाँ पे R और इधर H, यहाँ पे H और इधर R, बस इतना सा फर्क है और कोई भी फर्क है नहीं, समझे? क्या होता है यहाँ पे लिनर्स के लिए, मतलब पीडी और BSO4 का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, पॉइजन होता है। ठीक, अब बता सकता है कोई ऐसा क्यों होता है? क्या कोई बता सकता है? बताओ बेटा। देखो, अगर नहीं बता सकते तो बोलो कि नहीं पता, और बता सकते हो तो बता दो, नहीं तो हम भी नहीं बताएंगे फिर। बताओ भैया, यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे तुम्हारा सिस एल्कीन बनता है, सिस एल्कीन, और ब्रिज रिडक्शन में बेटा ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन। अब बताओ जरा, देखो यार हम बताते हैं, PDBSO4 एक पॉइजन है, तुम्हें भी पता होगा ये क्या है, एक पॉइजन है, पॉइजन, ठीक है। तो होता क्या है कि जब तुम इसकी रिएक्शन कराते हो तो H2 जो है वो एक साइक्लिक फॉर्म में रिएक्ट करता है इस टाइप से, ठीक है, कि एक हाइड्रोजन इसके साथ जाता है, एक हाइड्रोजन इसके साथ जाता है। तो कभी भी ये एंटी एडिशन का मतलब ऐसा नहीं होता इसके अपोजिट चला जाए, इसके अपोजिट चला जाए, क्योंकि यहाँ पे ये सरफेस जो तुम्हारा लिंडलार्स कैटलिस्ट पॉइजन है, तो पॉइजन होने की वजह से क्या करता है, पॉइजन इसे रोकता है मॉलिक्यूल को ब्रेक होने से, और उसे क्या करता है, एंटी एडिशन कराने से रोकता है। तो कुछ रिएक्शन इस टाइप से होती है, उसमें होता क्या है, फिर ये वाला बॉन्ड तुम्हारा टूट जाता है, फिर एक H से मिल जाता है, एक H से मिल जाता है, लेकिन जब तुम सोडियम लिथियम या फिर लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में कराते हो तो ये इधर अटैक कर लेता है, इसे कोई रोकने वाला होता नहीं है, साइक्लाइजेशन होता नहीं है इंटरमीडिएट में, और सीधे एक एजेस पे और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ध्यान रखना, अगर तुम लिंडलार्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो हमेशा सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, और इस एडिशन को क्या बोलते हैं, इस एडिशन को सिन एडिशन बोलते हैं, सिन एडिशन, ठीक है। सिन एडिशन का मतलब क्या होता है, SYN एडिशन, मतलब सेम साइड से एडिशन, सेम साइड, ठीक है। और यहाँ पे एडिशन कौन सा होता है, एंटी एडिशन। तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ एंटी एडिशन कब होता है, सिन एडिशन कब होता है? तो ध्यान रखना, लिंडलार्स कैटलिस्ट से रिएक्शन कराओगे तो सिन एडिशन, और ब्रिज रिएक्शन कराओगे तो एंटी एडिशन, बनता दोनों में एल्कीन ही है। समझ में आया? बता बेटा, यस यस। एक सेकंड रुकना, अब देखें जरा कुछ क्वेश्चन अगर हो तो कराते हैं तुम्हें। बस ये था कुछ, चलो कुछ क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन के भी कुछ रिएक्शन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो, फिर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम ऑलरेडी इसके बहुत लगा चुके हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। तो ये ही है, इसका ये ध्यान रखना, इसे अगर सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, तो अगर तुम क्या करो, अगर तुम ऐसे मान लो क्वेश्चन में तुम्हें दे दिया जाए फॉर एग्जांपल कि तुम्हें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, प्रोपाइन दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हें प्रोपाइन या फिर क्या दिया था यहाँ पे, जो भी दिया हुआ था XYZ,
ठीक है, अगर यहाँ पे और सी और आर ऐसे तुम्हें दे दिया जाए और इसकी 2 बार ऐसे रिएक्शन करा दी जाए, ठीक है, ब्यूटाइन लिख लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ब्यूटाइन ना ही लिखो, ठीक है। और तुमसे क्या बोला, एक बार तुमसे कहते इसका ब्रिज रिडक्शन कराओ, ब्रिज रिडक्शन, और एक बार तुमसे बोले कि पीडी और BaSO4 की रिएक्शन कराओ। जैसे तुम्हें पॉइजन दिखे पीडी BaSO4 क्या पॉइजन ही तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, लिंडार्स कैटलिस्ट की। ब्रिज रिडक्शन कराएंगे तो एंटी एडिशन, ध्यान रखना यहाँ पे क्या होता है, यहाँ होता है एंटी एडिशन, और ब्रिज इसमें क्या होता है, सिन एडिशन, सिन एडिशन। मतलब ये कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी, एक आर इधर रहेगा, एक आर रहेगा इधर, एक एच इधर, एक एच इधर, और इसमें क्या हो जाएगा, एंटी का मतलब क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक आर इधर, एक आर इधर। मतलब ब्रिज में ध्यान रखना हमेशा ट्रांस एल्कीन बनेगी, ठीक है, इसमें बनेगा हमेशा ट्रांस एल्कीन, यहाँ पे बनेगी हमेशा सिस एल्कीन। इतनी चीज बस याद रखना, ठीक है। चलो, नोट तो तुम लोग कर ही नहीं रहोगे, है ना। अब आगे आ जाओ, अब हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक, जिसके अंदर पहली हेडिंग डालो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। मतलब अभी तक जो कराया है उसी को उल्टा कर दो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें कहीं पे एल्कीन दे रखा है, ठीक, ये एच ये एच, और इसका कह रहा है कि रेने निकल, ध्यान रखना यार, हाइड्रोजनेशन जो है तुम किस किस से करा सकते हो, पहले बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं। देखो, तुम लोगों को हमने जब डी ब्लॉक पढ़ाया था, याद करो, जब पढ़ाया था तो हमने तुम लोगों को डी ब्लॉक में एक वाली जो वाला जो ग्रुप था, ग्रुप नंबर कौन सा हो गया, अगर थर्ड से चालू करोगे तो यानी कि 3 4 5 6 7 8 9 10, ग्रुप नंबर 10 कौन सा था, निकल वाला। तो हमने बताया था, इसमें याद कर लो, निकम्मा पंडित पिटेगा, निकम्मा पंडित पिटेगा। हमने कहा था एक ग्रुप याद कर लो, याद है तुम लोगों को। और हमने कहा था ये जो ग्रुप है ये यूज करा जाता है किसके लिए, हाइड्रोजनेशन के लिए। तो अगर कभी भी तुम्हें हाइड्रोजनेशन कराना है और तुम्हें कैटलिस्ट याद नहीं आ रहा है, तो तुम्हें पहले तो ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर नहीं याद आ रहा है या फिर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो तुम इनमें से कोई भी यूज कर लो, NI कर लो, ठीक है, PD कर लो या फिर PT कर लो, निकम्मा पंडित पिटेगा, कोई पूरा ग्रुप उठा लो, कोई सा भी, ठीक है। तो उससे होगा क्या, उससे बेटा यहाँ पे कार्बन 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 और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। मतलब ये कि H2 जो होगा तुम्हारा, H2 वो क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, इस टाइप से बॉन्ड टूटेगा, देखो किस टाइप से, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक, एल्केन। इतना आसान सा चैप्टर है, तुम लोग पता नहीं क्यों इसके क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, या पता नहीं क्यों तुम लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है। CH2 प्लस H2, ठीक है, क्या बनेगा जल्दी बताओ। प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन बन जाएगा, तो सीधे लिख दो प्रोपेन। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, किसी को पता है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, क्या किसी को पता है कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम है सेवेटियर सैंडरसन रिएक्शन, ठीक। चलो, वही है यार, जब हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी उसे उल्टा पढ़ लो, हेलोजिनेशन देख लो इसका, कि हेलोजिनेशन कैसे कराएंगे, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन का मतलब, अगर तुम्हें हम ऐसा कुछ दे दें और तुमसे कहते हैं इसका हेलोजिनेशन कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट CCl4, CCl4 का मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 क्या बनेगा, बनाओ फटाफट। CH2, ठीक है, प्लस का Br एंड Br, बताओ भाई,
अगर हम लोग क्या करें CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दें तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्लोरोइथेन। वो तो सबको पता है भैया, हम ये पूछ ही नहीं रहे तुमसे। हम पूछ रहे हैं कि एडिशन कौन सा होगा, सिन एडिशन होगा, सिन एडिशन, या फिर बेटा एंटी एडिशन, ये पूछ रहे हैं। क्लोरोइथेन तो बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। बताओ भाई क्या बनेगा, सिन एडिशन होगा कि एंटी एडिशन होगा? ध्यान रखना, हमेशा बेटा एंटी एडिशन होगा। अरे विस्नर डायहाइड वाली अभी तो रिएक्शन पड़ी है, तो वही बन जाएगा, बस विस्नर डायहाइड बन जाएगा। सी यहाँ पे हो जाएगा एक्स, यहाँ पे सी, यहाँ पे एक्स, ये ऐसे। ठीक है, चाहो तो तुम इसकी करा लो। अब तुम्हें ऐसे तो समझ में नहीं आएगा मॉलिक्यूल में, क्योंकि तुमने इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ी पढ़ी है। गुड इवनिंग अमित। अमित तुम अब आ रहे हो क्या? देखो, अगर तुम इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तो तुम ऐसा ऐसा अगर लिख भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि क्या है, CH है, हमने यहाँ पे Br लगा दिया, ठीक है, फिर हमने लिख दिया CH2, हमने यहाँ पे Br लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमसे इनका मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन पूछ लिया गया कि सिन एडिशन होगा या एंटी एडिशन, तो ये गलत है, तो ऐसा नहीं होगा। तब कैसा होगा, तब यही होगा कुछ कि CH3 CH एक आ जाएगा Br, और CH2 एक आ जाएगा Br। एक बार होगा एंटी एडिशन, एक बार होगा, सॉरी एंटी एडिशन होगा ना कि सिस एडिशन। ठीक है, सिन एडिशन। तो अगर तुमसे नॉर्मल 2D वाली पूछ लिया गया तो ठीक है, ये तुमने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पूछी गई तो ये वाला आंसर सही होगा ना कि ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो और कुछ देखें क्या बचा। अब इसके एक दो, अब बस क्वेश्चन ही है, बाकी तो एल्काइन आ जाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हम्म, चलो एक बार हाइड्रो हेलोजिनेशन और देख लो इसका, ठीक है। एक बार हेडिंग डाल दो हाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक, ये वाला चैप्टर पढ़ के आओ यार, कल फिर इसके क्वेश्चन लगा ले, खत्म करें चैप्टर को, लिए बैठे हो इतने दिन से। क्योंकि हम तो तुम्हें क्वेश्चन वगैरह सबके साथ करा रहे हैं, तो इतना टाइम लग रहा है इसमें। देखो, हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ कि तुमने एल्कीन लिया और उसकी तुम रिएक्शन करा रहे हो HX से। यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और हेलोजन भी है, तो क्या होगा बताओ, कौन सा कहाँ पे जाएगा? देखो, जब तुम्हारे पास दो कार्बन तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक इस पे भेज दो, एक इस पे भेज दो। दिक्कत तो तब होगी जब तुम्हारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी, ठीक है। तो हमने क्या करा, सी यहाँ पे ऐसे था, ये ऐसा आ गया, यहाँ पे एक्स आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं। एक सेकंड, पॉइंट ज्यादा नहीं बन। यहाँ पे आ गया H, और यहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे आ गया X, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगर मान लो तुम्हारे पास प्रोपीन होती है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और तब तुम इसकी रिएक्शन अगर HX से कराते हैं, या फिर मान लो HBr से कराते हैं, HBr से, तब क्या बनता है बताओ जल्दी से। सर डबल बॉन्ड नहीं आएगा ऊपर वाले। क्या कर बेटा? डबल बॉन्ड लगा दिया आपने ऊपर वाले में। अच्छा, यहाँ पे H और यहाँ पे X, ठीक, बताओ। बताओ भाई, 1 ब्रोमो बनेगा कि 2 ब्रोमो बनेगा? 2 ब्रोमो, क्यों? जिसके पास कम हाइड्रोजन बिल्कुल सही, मार्कोनी। ठीक है। हाँ, मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Br और यहाँ पे आ जाएगा CH2। क्योंकि अगर तुमने यहाँ से Br हटाया तो तुम्हारा जो कार्बोकेटाइन बनेगा कौन सा बनेगा, 2 डिग्री, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के साथ स्टेबल होता है। तो मान लो अगर अपने पास क्या हुआ, ब्यूटीन हुआ, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2, इसकी रिएक्शन अगर तुमने HBr से करा दी तो क्या बनेगा बताओ? ऑप्शन ही नहीं है, चाइस वाले कार्बन जोड़ो, चाइस वाले कार्बन बनेगा तो 2 ब्रोमो ही, 1 तो बन ही नहीं सकता, तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी कर लो। तो तुम्हारे पास CH2 CH और यहाँ पे Br और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, तब भी तुम्हारा 2 ब्रोमो बनेगा। अगर इस वाले कार्बन लगाते तब भी तुम्हारा 2 ब्रोमो ब्यूटेन ही बनता, समझे? तो इसके क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। बाकी हम लोग अब इसे एक चैप्टर में, एक लेक्चर में खत्म करके क्वेश्चन के साथ एक किनारे करते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हेलोजन। फिर से याद दिला दे, होमवर्क तुम्हारा बेटा ये था कि तुम्हें एक तो रिएजेंट चुराने थे और याद करने थे, प्लस तुम्हें नेम रिएक्शन जो है
उन्हें चुराना था और याद करना था। चुराओगे कहाँ से? वैसे तो तुम्हारे पास नोट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तुमने बना रखे होंगे, लेकिन अगर तुम किसी बार नहीं लिखे, उसके लिए कह रहे हैं, ठीक है, तो वो ये कर सकता है कि टेलीग्राम पे जाओ, सब कुछ मिल जाता है वहां पे। ठीक, वहां पे तुम्हें नेम रिएक्शन बहुत अच्छे अच्छे लिखे मिल जाएंगे, 2-3 पेज में, 2 पेज में मैक्सिमम, और रीजन मिल जाएंगे, और उन्हें रट डालो फटाफट, रट डालो, फिर फटाफट जल्दी से क्वेश्चन कर। ठीक, चलो बस आज की क्लास यहीं तक। कौन सी क्लास बेटा इसके बाद? इसके बाद कौन सी क्लास है? मानसी आपकी आवाज नहीं आई मुझे। मैथ्स। चलो ठीक है, चलो ठीक है, पढ़ो।